डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर आपका है ये आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का जो फ्यूल सेल है उसके ऊपर है। हालांकि ये फ्यूल सेल जो है वो आपका सबसे लास्ट टॉपिक है यूनिट का, बट बेसिकली ये सारे इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, तो इसीलिए मैंने इसको शुरू किया है। तो ऐसा नहीं है कि ये आपको समझ में नहीं आएगा, तो चूंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स है और जितने भी पावर जनरेशंस हैं और जो नॉन कन्वेंशनल है वो सब एक दूसरे थोड़े बहुत इंडिपेंडेंट है, तो इसीलिए मैंने फ्यूल सेल शुरू किया है। तो और बेसिकली समझ में भी आएगा, ऐसी बात नहीं है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि लास्ट वाला पार्ट है वो नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं फ्यूल सेल। सबसे पहले एक बात जानिए कि फ्यूल सेल को पढ़ने के पहले मैं आपको एक एडवाइस ज़रूर दूंगा कि अगर आपने 10वीं तक के रसायन विज्ञान में, ठीक है, जो 10वीं तक का जो आपका रसायन विज्ञान है मतलब केमिस्ट्री है, उसमें आपने जो है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पढ़ा होगा, है ना, और उसमें सेल्स के बारे में पढ़ा होगा, उसमें आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा होगा, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा होगा, रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ा होगा। अगर ये आपको पता है, अगर ये आपको याद है, तो फ्यूल सेल को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, और अगर नहीं याद है तो थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन समझ में आएगा। ठीक है, तो ये बात मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपको जो इसमें कॉन्सेप्ट जरूरत पड़ेगा वो जरूरत पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन, ठीक है, उसके बाद है आपका रिडक्शन, और एक है तीसरा आपका रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। तो अगर आपको ये तीनों चीज़ें पता हैं तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने रसायन विज्ञान में पढ़ा होगा, थोड़ा भी अगर टाइम लगाया होगा, अपना समय महत्वपूर्ण समय व्यतीत अगर किया होगा अपने इन टॉपिक के साथ, थोड़ा सा भी 10-15 मिनट, तो ज़रूर अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हाँ, एक है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये कुछ नहीं है, ये बैटरी वाला ही सेल है। वही मैंने कहा ना, अगर आपने थोड़ा बहुत भी केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो ये ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, वैसे इतना टफ है नहीं। अब देखिए क्या है, फ्यूल सेल भी एक तरह का आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना। फ्यूल सेल जो है, और फ्यूल सेल कैन बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम फ्यूल बाय एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। मतलब फ्यूल सेल भी आपका एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें बिजली जो पैदा होती है वो पैदा होती है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के हेल्प से। अब इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस क्या होता है, जिसमें आपका एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाता है, ठीक है, दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके निगेटिव आयन बनाता है। अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको याद होगा ये चीज़, थोड़ा सा ध्यान होगा, तो आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। वैसे ये रिएक्शन आगे मिलेगा, वर्किंग में भी आएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो आपके दिमाग में जाना चाहिए कि फ्यूल सेल एक नॉर्मल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जो बैटरी वाला सेल जिसमें आपका कैटायंस और अनायंस, है ना, ये सब चीज़ जो अगर आपको ये सब चीज़ जो है अगर ध्यान में है तो बड़ा अच्छा सा समझ में आएगा। तो ये एक नॉर्मल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो इलेक्ट्रिसिटी तो उत्पन्न करता है, लेकिन कैसे करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से करता है। ठीक है, उसमें अब इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है केमिकल रिएक्शन के हेल्प से, इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है वो, उसमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये इसका कंस्ट्रक्शन है, बहुत इजी कंस्ट्रक्शन है। इसमें आपका हाइड्रोजन आता है इधर से, ठीक है, ये है आपका हाइड्रोजन आ रहा है इधर से, ये ऐसे हो करके, और ये हाइड्रोजन जो है ये ऐसे बाहर निकल जा रहा है। फिर ये ऑक्सीजन आ रहा है इधर से, ऐसे हो करके और ऐसे हो करके बाहर निकल जा रहा है। और अभी आगे हम वर्किंग देखेंगे। ये आपका कैटलिस्ट है, दोनों साइड कैटलिस्ट होता है। ये PEM है, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये है गैस डिफ्यूजन लेयर है। अभी सब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है, क्या है, कैसे क्या होता है। तो एग्जाम में अगर आएगा तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन अगर पूछेगा तो। ठीक है, अब क्या है, दिस सेल्स रिक्वायर्ड कॉन्टिन्यूस इनपुट ऑफ फ्यूल। फ्यूल क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, मतलब आपको हाइड्रोजन आपको जरूरत पड़ेगा इसमें। अब हाइड्रोजन चाहे आप प्योर फॉर्म में दीजिए, चाहे आप मिक्स्ड फॉर्म में दीजिए, लेकिन हाइड्रोजन जो है आपको चाहिए। ठीक है, एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जनरली ऑक्सीजन।
ऑक्सीडाइजिंग, अब देखिए मैं बोला ना, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो ध्यान में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब जब तक आप इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देते रहेंगे तब तक आपका रिएक्शन चलता रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनती रहेगी, ठीक है। तो देयरफॉर दीज सेल्स कैन कॉन्स्टेंटली जनरेट इलेक्ट्रिसिटी अंटिल द सप्लाई ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। जब तक आपका फ्यूल ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी इसमें, ठीक है। A fuel cell is similar to electrochemical cell, जैसा मैंने आपको बताया, which consist of cathode, anode and electrolyte। इसमें कैथोड भी होता है, एनोड भी होता है और ये इलेक्ट्रोलाइट होता है बीच में, अभी हम पढ़ेंगे आगे। ये प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन जो है कुछ नहीं है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम ही होता है यहाँ पर। तो इसको हम प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये केवल पॉजिटिव आयंस को ही पास होने देता है, इलेक्ट्रॉन को पास नहीं होने देता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। प्रोटॉन क्या होता है, हाइड्रोजन जब टूटता है तो H+ आयन को हम प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। H+ आयन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं, अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा तो, ठीक है। तो इन दिस सेल इलेक्ट्रोलाइट इनेबल द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स। ये इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या करता है, आपका प्रोटॉन के मूवमेंट को इनेबल करता है, मतलब केवल प्रोटॉन के मूवमेंट को ही अलाउ करता है एक तरीके से, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, ये वैसे इंट्रोडक्शन है। मतलब फ्यूल सेल क्या है, बेसिकली एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से। इसमें हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तीसरा चीज़ क्या है, इलेक्ट्रोलाइट होता चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, आपका जो पॉजिटिव आयंस हैं, प्रोटॉन्स हैं, उनको पास करने देता है, बाकी इलेक्ट्रॉन को पास नहीं करने देता है, ठीक है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब है कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूल सेल। वैसे ये मैंने हैंड रिटन लिखा है यहाँ पे, क्योंकि इसमें पॉइंट वाइज मैंने कर दिया है ताकि आपको पढ़ने में, समझने में और नोट्स तैयार करने में ज़्यादा मशक्क़त ना करना पड़े, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया है। तो इसमें देखिए आपका जो पीछे का डायग्राम था वही डायग्राम ये है। इसमें आपका गैस डिफ्यूज़न लेयर है, दोनों साइड में है, ये एनोड है, ये आपका कैथोड है, ठीक है जी। ये कैटलिस्ट है, ये प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है। इसको हम लोग पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं क्योंकि ये पॉलीमर का बना हुआ होता है ना। तो प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन या पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन आप दोनों बोल सकते हैं। उसके बाद 2 कैटलिस्ट लेयर होता है। देखिए एक कैटलिस्ट लेयर यहाँ पर है, मतलब एक एनोड साइड में है, 1 एनोड साइड है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो 1 एनोड साइड एंड अनदर ऑन कैथोड साइड, ठीक है। एक एनोड साइड में है, दूसरा कैथोड साइड में है, 2 इलेक्ट्रोड हैं, एनोड है, कैथोड है। इलेक्ट्रोलाइट है, उसको हम पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और उसको प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन भी हम बोलते हैं क्योंकि वो केवल प्रोटॉन को ही पास करने देता है। फिर गैस डिफ्यूजन लेयर होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इसका क्या क्या काम है। मैंने बहुत प्रिसाइज या पॉइंट वाइज लिखा है, मेरे ख्याल से वो आपके लिए सफिशेंट होगा और आपको याद करना भी आसान रहेगा, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड्स की, एनोड एंड कैथोड। तो ये है, पहला बात करते हैं एनोड। तो एनोड क्या है, एनोड आपका नेगेटिव टर्मिनल है। बहुत मैंने सिंपल सेंटेंस में लिखा है, एनोड इट इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द फ्यूल सेल, खत्म। इट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड फ्रॉम द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू एक्सटर्नल सर्किट। अभी हम देखेंगे क्या है, वैसे मैं बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है बेटा कि यहाँ पर जब हाइड्रोजन आता है ना, ये हाइड्रोजन जब यहाँ पे आता है ना, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन, यहाँ पे जो है वो आपका आता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यहाँ पर आता है आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये जब यहाँ जाता है, जब ये डिफ्यूजन लेयर को क्रॉस करता है यहाँ पे, और जब कैटलिस्ट के संपर्क में आता है तो ये यहाँ पे बन जाता है आपका H+ और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर के सर्किट में बाहर निकल जाता है और H+ जो है वो अंदर आ जाता है, ऐसे करके। समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मतलब मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। वैसे ये वर्किंग में मुझे बताना है, बट हो सकता है बहुत लोगों के मन में कौतूहल चलना शुरू हो गया हो कि ये कहानी चलनी क्या लग गई। तो उस कौतूहलता को थोड़ा सा विराम देने के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए ये हाइड्रोजन आया, अब गैस डिफ्यूजन लेयर से ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पास करेगा अंदर, ठीक है जी। अब ये कैटलिस्ट के संपर्क में आएगा यहाँ पर, देखिए ध्यान से, यह फोटो पे ध्यान दीजिएगा। जब कैटलिस्ट के संपर्क में आएगा ये ऐसे, है ना,
तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2H प्लस में, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आउटर सर्किट में ऐसे फ्लो होकर के इधर आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन आयन जो है वो ऐसे पास होकर के यहाँ पे आ जाएगा। अब इधर से ऑक्सीजन आ रहा है ना, इधर से ऑक्सीजन आ रहा है। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन, ये गैस डिफ्यूजन लेयर है, इसको पास करके ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया है उस इलेक्ट्रॉन को ये ऑब्जर्व कर लेगा, मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब ले लेगा अपने पास। और फिर क्या होगा बेटा, ये 2H प्लस है ना, जो रिएक्शन आपको पता है ना, जो H2O बनता है, फिर O2 है, ठीक है। तो ये आपका अगर आप देखेंगे तो हाफ O2 माइनस, ठीक है, ये क्या बनाएगा आपका H2O, ठीक है। रिएक्शंस है आगे, तो मैंने बेसिकली बता दिया कि हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है ये चीज़ कि इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड फ्रॉम द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू द एक्सटर्नल सर्किट। समझ में आया किस चीज़ की बात हो रही है? ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से रिलीज हो रहा है ना, बाहर निकल रहा है, इसी को ये कंडक्ट कर रहा है आउटर सर्किट में, ठीक है जी। तो इसी को हम बोलते हैं एनोड। उसके बाद है आपका कैथोड। कैथोड जो है, देखिए ये लिख लीजिए यहाँ पे, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कैथोड एनोड को याद करने का तरीका। पॉजिटिव को आप प्लस से लिखते हो ना, पॉजिटिव को आप प्लस से लिखते हो, ठीक है जी। इसके लगाइए, इसके आगे लगाइए Ca, ठीक है, इसके लगाइए HODE, और इसको यहाँ छोटा घुमा दीजिए, ठीक है, ये हो गया कैथोड। आया समझ में? ये प्लस साइन जो है, प्लस साइन के आगे Ca लगा दीजिए और आगे में HODE लिख दीजिए, ठीक है। तो कैथोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, बस ये याद रखिए। मतलब कैथोड का T पकड़ लीजिए, और T हम पॉजिटिव में लिखते हैं। T का साइन जो होता है वो ऐसा होता है, ऐसा होता है T का साइन, है ना। तो ये पॉजिटिव हो गया आपका, तो दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल इज योर कैथोड, ठीक है। तो इसको जो है आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए याद करने का बहुत तरीका होता है। तो कैथोड यहाँ पे पॉजिटिव है, एनोड निगेटिव है। अब कैथोड पे क्या होता है, इट इज अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द फ्यूल सेल, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स बैक फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट। जो अभी मैंने आपको दिखाया था छोटा सा, कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे आता है, तो कैथोड क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को लेता है अपने अंदर, एब्जॉर्ब करता है वो, मतलब उसको अलाउ करता है अपने तरफ आने का। These electrons are then transferred to the catalyst layer। देखिए जो मैंने आपको बताया कैटलिस्ट लेयर वहाँ भी है, where these electrons combined with hydrogen ions and oxygen to form water। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया वही चीज़ चल रही है कहानी यहाँ पे। ये आया यहाँ पे और कंबाइन करके क्या बना, इसने पानी बना लिया। उसके बाद आइए आप कैटलिस्ट लेयर के बारे में। तो कैटलिस्ट, देखिए कैटलिस्ट क्या करता है, एक्चुअली आपने पढ़ा भी होगा रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में, कि जो कैटलिस्ट जो है आपका रिएक्शंस को तेज करता है, रिएक्शन को इनेबल करता है, मतलब आगे बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट लेयर जो है, द कैटलिस्ट लेयर स्टार्ट्स एंड मेंटेन्स, वर्ड पे ध्यान दीजिए, स्टार्ट्स एंड मेंटेन्स, रिएक्शन को स्टार्ट भी करने में और मेंटेन करने में भी, मतलब एक पर्टिकुलर रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए ना हमें, तो उसको स्टार्ट करने में और मेंटेन करने में, दोनों में हेल्प करता है, जो फ्यूल सेल रिएक्शन के लिए जरूरी है। कैटलिस्ट जो होता है वो रफ एंड पोरस होता है, मतलब अगर देखेंगे इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो ऐसा थोड़ा सा रुखला टाइप का होता है, और पोरस होता है, मतलब इसमें से चीज़ें पास कर सकती हैं। ये है आपका पोरस, इसका मतलब। इट इज़ यूजुअली मेड ऑफ प्लैटिनम नैनो पार्टिकल। ये प्लैटिनम नैनो पार्टिकल का बना होता है। नैनो पार्टिकल मतलब होता है जिसका डायमीटर बहुत छोटा हो, बहुत कम हो। नैनो मतलब 10⁻⁹ होता है, तो उतना इसका डाया हो। दीज नैनो पार्टिकल्स, देखिए है ना, अब आर कोटेड ऑन कार्बन पेपर और क्लॉथ्स। तो अ वेरी थिन लेयर ऑफ नैनो पार्टिकल, इसको अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं कि अ वेरी थिन लेयर ऑफ प्लैटिनम नैनो पार्टिकल्स, a very thin layer of nanoparticles are coated
ऑन कार्बन, पेपर एंड क्लॉथ। ठीक है, आप इस सेंटेंस को चाहे बेटा तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, वो आपकी मर्जी है, आप उसको कैसे लिखना चाहते हैं। तो ऐसे भी आप लिखेंगे तो ये भी आपका सही होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो है आपका क्या है, पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन है, इसको हम प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये केवल H+ आयन को ही पास होने देता है और इलेक्ट्रॉन्स को पास नहीं होने देता है। तो H+ आयन क्या है, आपका प्रोटॉन है। तो दैट्स वाई it only allows the proton to pass through it. That's why we call it as a proton exchange membrane. It only conducts positively charged ions and blocks the electron. देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब। अब है गैस डिफ्यूजन लेयर। अब गैस डिफ्यूजन लेयर में क्या होता है कि इट मेंटेन्स द प्रॉपर फ्लो ऑफ रिएक्टेंट गैसेज। यहाँ रिएक्टेंट गैसेज कौन कौन से हैं, H2 एंड O2 है, ये आपका रिएक्टेंट गैसेज है। तो इसका प्रॉपर फ्लो मेंटेन रहेगी। एक्चुअली होता क्या है कि कभी कभी गैस में इम्प्योरिटी होती है, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी जो होती है, तो उस इम्प्योरिटी को बाहर हटाने के लिए एक तरीके से ये काम करता है। मतलब काम तो और भी करता है, लेकिन एक तरह से छलनी का काम करता है। मतलब जो इम्प्योरिटी है गैसेस में, उनको वो बाहर करके जो प्योर गैस उनको अंदर जाने देता है। तो ये भी काम करता है गैस डिफ्यूजन लेयर। इट मेंटेन्स द आउटवर्ड फ्लो ऑफ द वाटर। अभी हम देखेंगे आउटवर्ड फ्लो ऑफ द वाटर क्या है। वो कैथोड साइड में जो पानी मैंने दिखाया था ना आपको, ये वही है, ये वाला। मतलब अगर अब आप बोलोगे इसकी ज़रूरत क्यों, क्योंकि देखिए बेटा, अगर ये पानी अगर ये गैस डिफ्यूजन लेयर अगर नहीं होता तो क्या होता, ये जो पानी यहाँ पे बन रहा है H2O जो बन के बाहर निकल रहा है, वो बाहर नहीं निकलने के बजाय ये जो है वो अंदर की तरफ चला जाता और ये कैटलिस्ट को ख़राब करता और फिर आपका सॉरी ये प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन वो ख़राब हो जाता है ना। तो ये भी काम करता है। तो गैस का प्रॉपर फ्लो हो और पानी का जो है प्रॉपर निकास हो, है ना, वो आपका इंटरफेयर ना करे कैटलिस्ट के प्रॉपर्टी पर या फिर अंदर ना जा पाए। तो ये भी गैस डिफ्यूजन लेयर ध्यान रखता है। तो इसका नाम क्या है, गैस डिफ्यूजन लेयर। ऐसा लेयर जिससे केवल गैस ही पास हो सकता है प्रॉपर। चलिए ये हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं। इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड इम्प्रूव द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द फ्यूल सेल। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी समझ में आ गया आपको, है ना, क्योंकि जब आपका जो है कैटलिस्ट सही तरीके से काम करेगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी सही तरीके से सही होगा। बात आती है थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, क्योंकि देखिए अगर पानी का निकास अगर ठीक से नहीं होगा तो आपका जो फ्यूल सेल है वो बल्की हो जाएगा, रिएक्शंस जो होगा प्रॉपर नहीं होगा। तो अब क्या है कि आपका जो फ्यूल सेल का जो है जब आपका ख़राब होने लगेगा तो वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि पानी अगर रेगुलेट अच्छे से करता रहेगा तो जो भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है रिएक्शन की वजह से वो पानी के बहाने वो बाहर निकलता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने ये चीज़ लिखा है। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है और समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं, कोई कठिनाई नहीं है। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, अभी हम वर्किंग देखेंगे ना तो और समझ में अभी आएगा आपको। देखिए फ्यूल, एक मैं आपको बता रहा हूँ, फ्यूल सेल जो है बेटा बहुत ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। देखिए मैंने ये बात सोलर में भी कहा था आपको, विंड में भी कहा था। पूरा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज ही अभी ग्रोइंग स्टेज में चल रहा है। फ्यूल सेल का आप समझिए कि हम फ्यूल सेल, आपको लगता होगा ना कहाँ, फ्यूल सेल हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं आजकल, हम स्पेस क्राफ्ट में भी यूज़ कर रहे हैं, मिलिट्री एप्लीकेशंस में फ्यूल सेल आ रहा है। तो और हम लैपटॉप में भी यूज़ होते कहीं के हैं, गाड़ियों में यूज़ कर रहे हैं फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल के ऊपर बसें भी आने लग गई हैं, बस बनने लग गए हैं। तो ऐसा नहीं है छोटा है ये, ठीक है, तो है काफ़ी बड़ा टेक्नोलॉजी। क्योंकि फ्यूल सेल जो है, जैसे आपके सिलेबस में तो है नहीं वैसे मेरे ख्याल से, वैसे फ्यूल सेल खुद में 4 या 5 पार्ट का है, मतलब 4-5 तरह का फ्यूल सेल होता है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ वो एक मतलब एक फ्यूल सेल का नॉर्मल वर्किंग बता रहा हूँ, नॉर्मल पार्ट्स बता रहा हूँ। ये पार्ट्स हर किसी में कॉमन होगा, वर्किंग हर किसी की कॉमन होगी, थोड़ा सा मटेरियल चेंज करता है बस। अब आइए वर्किंग ऑफ फ्यूल सेल। ठीक है, अब वर्किंग ऑफ फ्यूल सेल में ऊपर पढ़ने के बजाय पहले नीचे ध्यान दीजिए। देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से पहले इसको देखने की कोशिश करिए।
ज़्यादा नहीं, इसको 1 मिनट देखिए ध्यान से। आप हमको लग रहा है सर, देखिए ये हाइड्रोजन आया बाएं साइड से, ऑक्सीजन दाएं साइड से आया। अब ये गैस डिफ्यूजन लेयर के थ्रू आपका हाइड्रोजन जो है, जो लाल रंग का है, वो जा रहा है अंदर, और वो फिर क्या हो रहा है, हरा रंग का जो आपका है वो प्रोटॉन है, ठीक है। हरा रंग का जो है वो प्रोटॉन है, और जो पीला है इलेक्ट्रॉन है। अब वो प्रोटॉन हरा रंग का जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर ऊपर से आ रहा है, देखिए ध्यान से। इसीलिए मैंने थोड़ा सा एक एनिमेशन लगा दिया है कि अगर आपको ये एनिमेशन देख के भी देख लेंगे तो ये पूरी कहानी जो लिखी है मैंने वो समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, है ना, ये लाल रंग जो है ये हाइड्रोजन गया, इधर से ऑक्सीजन आया। अब यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हरा रंग का जो प्रोटॉन है वो चला यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर से जो आ रहा है पीले रंग का वो, और ऑक्सीजन इधर जो आ रहा है, तीनों मिलकर पानी बनाया और पानी बाहर निकल गया। देखिए, है ना, यही हो रहा है। और यही देखिए, ये जो हीट बाहर निकल रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं क्या, थर्मल स्टेबिलिटी की जो बात हो रही थी वो चीज़ है। तो अ फ्यूल सेल वर्क सिमिलर टू अ बैटरी, जैसा मैंने आपको बताया। इट हैज़ 2 इलेक्ट्रोड्स वेयर द रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एंड द इलेक्ट्रोलाइट विच कैरीज द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड। अब आपको समझ में आ रहा होगा, जो प्रोटॉन यहाँ पे जो बात हो रही है वो प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन की बात हो रही है। इन ऑर्डर फॉर अ फ्यूल सेल टू वर्क इट नीड्स हाइड्रोजन, यहाँ पे H2O2 को ऐसे लिख लीजिएगा, ये ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है, H2 एंड O2। वो सब्सक्रिप्ट में नहीं लिख पाया मैं, आप इसको ऐसे लिखिएगा नोटबुक में, ठीक है। अब क्या होता है, हाइड्रोजन एंटर्स द फ्यूल सेल एट एनोड। अब देखिए एनोड पे हाइड्रोजन एंटर कर रहा है, यहाँ पे लाल रंग का। एट एनोड कैटलिस्ट ऑक्सीडाइजेस, है ना, कैटलिस्ट ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इनटू H+। इसको H+ ऐसे लिखिएगा। देखिए आपने एक वर्ड पढ़ा होगा लियोजर, केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में, LEA, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज योर ऑक्सीडेशन, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में हल्का सा गड़बड़ी कर दी मैंने, है ना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज योर ऑक्सीडेशन, और GR गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज योर रिडक्शन। अब अगर आपको ये चीज याद है तो अब समझ में आएगा। अब देखिए एनोड पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। एनोड पे आपका हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ गए, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनोड पर आपका H2 जो है वो 2H+, और +2 इलेक्ट्रॉन माइनस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, ठीक है। ये है, तो ये जो आपका है ये है आपका प्रोटॉन, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज योर ऑक्सीडेशन। आगे समझ में, द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स थ्रू द वायर टू प्रोवाइड करेंट टू डू वर्क। जो भी वर्क है आपका, पानी गर्म करना, बल्ब जलाना, तो देखिए पीले रंग का इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ जो निकला है वो इलेक्ट्रॉन अब जो है ये तार के थ्रू आउटर सर्किट में आने लग गया। और जो भी है, अगर यहाँ पे अगर आपका बल्ब लगाया है तो बल्ब ग्लो करेगा आपका, ठीक है जी। द ऑक्सीजन एंटर्स द कैथोड यूजुअली फ्रॉम द एयर। द ऑक्सीजन टेक्स द इलेक्ट्रॉन दैट हैव कंप्लीटेड देयर सर्किट। कंप्लीट देयर सर्किट का मतलब क्या, मतलब जो सर्किट कंप्लीट करके आ रहा है, मतलब ये पूरा ट्रैवल करके, ये ऐसे करके जो आ रहा है ना, इसके बारे में बोल रहा है। तो ऑक्सीजन जो क्या करता है, वो यहाँ से एंटर करके ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको ऑब्जर्व कर लेता है, और H+ जो इधर से आ रहा है उसके साथ मिलकर क्या बनाता है, पानी। तो ऑक्सीजन देन कंबाइंस विद द आयोनाइज्ड हाइड्रोजन H+, ठीक है, एंड H2O इज फॉर्म्ड। H2O इज फॉर्म्ड एज द वेस्ट प्रोडक्ट which exits the fuel cell, जो फ्यूल सेल से बाहर निकल जाता है, ठीक है जी। The electrolyte plays an essential role as well. It only allows the ions to pass between the anode. समझ गया, between the anode and cathode ऐड कर लीजिएगा, ये शायद छूट गया लिखने में।
तो इसमें आपका जो इलेक्ट्रोलाइट भी बहुत अहम किरदार निभाता है। ये आपका जो है इसमें केवल प्रोटॉन को ही पास होने देता है, इलेक्ट्रॉन को पास नहीं होने देता है। ठीक है, तो ये था नॉर्मल वर्किंग जो आपका है, वर्किंग ऑफ फ्यूल सेल था, ये था। अब एग्ज़ाम में अगर आपको आएगा तो आप ये डायग्राम बनाइएगा। ठीक है, इन एग्ज़ाम आप ये डायग्राम बनाइएगा। ये डायग्राम भी वही है जो पीछे वाला था। एक्चुअली पीछे वाला मूवेबल मतलब वो चलता हुआ डायग्राम था, तो बहुत लोगों को परेशानी होगी कि इसको रोक के कैसे देखें, ये रुकेगा नहीं, आप कुछ भी प्रयास कर लीजिए। तो आप ये डायग्राम बनाइए एग्ज़ाम में वर्किंग के लिए, और ये रिएक्शंस तो आपने ज़रूर लिखना है, इसके बिना आंसर कंप्लीट होगा ही नहीं। तो जो मैं आपसे चाह रहा था कि एनोड साइड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, 2H2 कन्वर्ट हो रहा है 4H+4 इलेक्ट्रॉन्स में। मैंने आपको बताया H2 इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू 2H+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। बात वही है जी, यहाँ 2 से गुना कर दीजिए ना, तो सब तो पूरा 2 से गुना कर दीजिए इस पूरे को, तो वही चीज़ चल रही है कहानी। कैथोड देखिए यहाँ लिखा ना, कैथोड साइड में रिडक्शन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो O2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, आयन जो आ रहा है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन से होते हुए ये पानी बना लिया, और टोटल रिएक्शन जो है ऐसा होता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स मतलब होता है, रिडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, पूरा होल रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आप बनाइए एग्जाम में, वो वर्किंग समझने के लिए था, और ये रिएक्शंस लिखना ही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिखे बिना जो है कंप्लीट नहीं होगा। अगर आप पूरी कहानी याद नहीं है फिर भी अगर ये रिएक्शंस आप लिख देंगे तो वर्किंग में अगर 5 नंबर का है तो 2.5 नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये डायग्राम और ये लिखने से, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि यही तो मेन है। बाकी चीज़ें तो सबको पता है, इसको देख कर अगर आपको ये रिएक्शंस पता है तो आप ये कहानी खुद लिख दोगे। गौर करिएगा थोड़ा जो मैं बोल रहा हूँ। उसका एप्लीकेशंस हैं जो मैं आपको बता रहा था, कितना ज़्यादा एप्लीकेशन है, कितना बड़ा एप्लीकेशन है इसका। देखिए पहले तो है पोर्टेबल पावर जनरेटर। अब बोलो ये क्या होता है। एक्चुअली क्या है कि हम क्या करते हैं, एक स्टैक में जैसे टेबल के आकार का है वो, उसमें हम फ्यूल सेल्स लगा लेते हैं और पावर जनरेट हम करते हैं। तो जहाँ हमें पावर चाहिए हम उस यूनिट को उठा करके वहाँ ले जाते हैं और पावर सप्लाई देते हैं। समझ गए, इसको बोलते हैं पोर्टेबल पावर जनरेटर। उसके बाद है एक और, हाँ जैसे आपका छोटा मोटा जो डीजल जनरेटर सेट होता है वो भी क्या है, वो पोर्टेबल पावर है ना, वो भी तो जनरेटर को आप कहीं भी उठा के ले जाइए। तो वैसे ही होता है फ्यूल सेल का। फ्यूल सेल आपका समझ लीजिए कि एक बॉक्स के अंदर बंद रहेगा, उसको उठा कर कहीं ले जाइए, अपना लगा दीजिए, पावर आ गया, उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टेबल पावर जनरेटर। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप, इन सब में होता है यूज। जब आपको मैं बोल रहा हूँ पोर्टेबल मिलिट्री इक्विपमेंट, जो मैं आपको बोल रहा था कि इतना अब आप इसको हल्के में मत लीजिए फ्यूल सेल को, आने वाला टाइम यही सब है। हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सब तो मेजर है। अब हमारा आज के टाइम पे मेन फोकस ये चल रहा है कि हम लोकल में पावर जनरेट करके सप्लाई करें, तो उन सब में ये सब बहुत काम आने वाला है। बैटरी चार्जर, मिनिएचर टॉयज किट्स। मिनिएचर टॉयज में छोटे छोटे खिलौने होते हैं, छोटा मोटा किट्स या गैजेट्स में यूज़ कर सकते हैं आप। उसके बाद है ऑक्सिलरी पावर यूनिट, मतलब एक स्टैंड बाई पावर यूनिट आप बना सकते हैं। लाइट ट्रैक्शन व्हीकल, ठीक है, जो छोटा मोटा ट्रैक्शन व्हीकल है ना, उसमें लगा सकते हैं। ट्रैक्शन व्हीकल क्या है, अभी आप पढ़ेंगे आपके आगे वाले में ट्रैक्शन व्हीकल क्या होता है, जो हम पटरियों पे चलाते हैं, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। लाइट मतलब रोशनी नहीं, लाइट मतलब हल्का, ठीक है, लाइट मतलब रोशनी नहीं, लाइट मतलब हल्का। तो जो छोटा मोटा ट्रैक्शन व्हीकल है उसमें यूज़ कर सकते हैं। लाइट फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल व्हीकल, मैं आपको बोला नहीं फ्यूल सेल पे बसें भी आ गई हैं, तो जो इसका जो है आपका लाइट भी बना सकते हैं और हेवी फ्यूल सेल व्हीकल भी बना सकते हैं। मैरीन प्रोपल्शन मतलब पनडुब्बी जहाज वगैरह ये सब जो होता है आपका, सबमरीन्स जो होता है उसमें ये सब बना सकते हैं। एरियल प्रोपल्शन मैंने आपको बोला था, स्ट्राइट वगैरह में हम यूज़ करते हैं इसको। डिस्ट्रीब्यूटेड पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर जनरेशन मैं कोशिश करता हूँ बताने का, शायद आपको समझ में आ जाए। होता क्या है कि हम अलग अलग जगह पे ये सारा पावर जनरेट करते हैं और उन सबको हम फिर एक जगह जोड़ते हैं और फिर हम सप्लाई करते हैं ग्रिड को और लोड को। तो ये जितने भी है ना, इसको हम बोलते, ये एक है,
1 2 3 4 5, इन सब ये जो है सब छोटे छोटे डीजी सेट है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर जनरेशन है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। ये सब हमें जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि अब हमारे पास उतनी जगह नहीं बच रही है कि हम एक बड़ा सा प्लांट बनाएं। तो हम क्या करते हैं, कहीं सोलर लगा दिया, कहीं विंड लगा दिया, कहीं फ्यूल सेल का लगा दिया, सबका पावर एक जगह जोड़ दिया, समझ गए जी। तो ये है। फिर कंबाइंड हीट एंड पावर में यूज़ कर सकते हैं, कंबाइंड कूलिंग हीट एंड पावर में यूज़ कर सकते हैं, बैकअप पावर में यूज़ कर सकते हैं, रिमोट एरिया पावर सप्लाई, गांव वगैरह में जहाँ पे आप पावर प्लांट नहीं बना सकते, सब कुछ कंस्टेंट है और छोटा सा गांव है, वहाँ आप लगा दीजिए फ्यूल सेल का यूनिट, पावर सप्लाई करिए, है ना जी। ऑक्सीजन फ्री ऑफ एयर, हवा में फ्री में ऑक्सीजन मिला हुआ है आपको जी, है ना, उसको यूज़ करिए। और हाइड्रोजन का सिलेंडर लगा दीजिए, उसको प्रॉपर मेंटेन करिए, तो बिजली बनाइए। बहुत तेज़ी के साथ ट्रेंड में ये फ्यूल सेल जो है आगे बढ़ना शुरू हुआ है। तो ये जो लेक्चर आपका था ये फ्यूल सेल के ऊपर था, इसमें हमने पढ़ा कि फ्यूल सेल होता क्या है, कैसे काम करता है, बेसिकली इसमें रिएक्शंस क्या क्या होते हैं और उनके पार्ट्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्शंस क्या है, वर्किंग क्या है। बहुत इजी टॉपिक है और जो आपके लेवल तक के अंडरस्टैंडिंग के लिए था मैंने वो आपको समझाया है, क्योंकि फ्यूल सेल के खुद 4 या 5 तरह का फ्यूल सेल आ रहा है आजकल, तो आपके सिलेबस में कन्फाइंड नहीं है। तो इसलिए मैंने जो फ्यूल सेल का, जो नॉर्मल फ्यूल सेल जो कॉमन कंस्ट्रक्शन हर किसी के लिए है, कॉमन वर्किंग जो हर किसी के लिए है, एप्लीकेशन जो कॉमन हर किसी के लिए, सबको मैंने कॉन्साइज करके आपके सामने पेश किया है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।